हेलो 10th क्लास। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे चैप्टर बड़े भाई साहब के क्वेश्चन आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने देख ली है क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत सारे हैं। तो फटाफट से देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। इसका उत्तर है छोटे भाई ने अधिक मन लगाकर पढ़ने का निश्चय किया। टाइम टेबल बनाया जिसमें खेल कूद के लिए कोई स्थान नहीं था। पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय उसने यह सोचा कि टाइम टेबल बना लेना एक बात है और बनाए गए टाइम टेबल पर अमल करना यानी उसको फॉलो करना दूसरी बात है। यह टाइम टेबल का पालन ना कर पाए क्योंकि मैदान की हरियाली, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती अज्ञात और अनिवार्य रूप से उन्हें खींच ले जाती थी और वहां जाते ही वह सब कुछ भूल जाते थे। मतलब क्या है कि टाइम टेबल इन्होंने बना तो लिया पर वो टाइम टेबल इतना स्ट्रिक्ट था कि उसमें खेल कूद के लिए, एक्सरसाइज के लिए, व्यायाम के लिए कोई जगह ही नहीं थी, जिसकी वजह से वो उसको फॉलो ही नहीं कर पाए। और जब भी वो पढ़ने बैठते तो मैदान की हरियाली, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसको ज़रूर मेंशन करना तो आपका आंसर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फुटबॉल की उछल-कूद, वॉलीबॉल की तेज़ी और फुर्ती उन्हें अज्ञात रूप और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती थी। वो सब कुछ भूल जाते थे कि अब मुझे पढ़ना भी है, मैंने टाइम टेबल भी बना रखा है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। छोटा भाई दिन भर गुल्ली डंडा खेलकर बड़े भाई के सामने पहुंचा तो बड़े भाई ने गुस्से में उसे खूब लताड़ा, खूब डांट सुनाई, उसे घमंडी कहा और सर्वनाश होने का डर दिखाया कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा ऐसे अगर तुम खेलते रहे तो। उसने उसकी सफलता को भी तुक्का बताया और आगे की पढ़ाई का भय दिखलाया ताकि वे इन बातों से डरकर पढ़ना शुरू कर दे। जब पूरे दिन छोटा भाई खेल के आया था और बड़े भाई ने देखा कि ये आधा दिन बर्बाद करके आया है तो उन्हें बहुत डांटा था कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम ऐसे पास हो गए हो एक बार तो तुम अपने आप को 30 मार्क कहाँ समझ रहे हो, तुम तुक्के से पास हो गए हो। इस तरीके से उनको बोला ताकि वो पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। इसका उत्तर है बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते यही चाहते और कोशिश करते थे कि वे जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक उदाहरण का काम करे। उन्होंने अपने नैतिक कर्तव्य का बोध था उन्हें अपने नैतिक कर्तव्यों का बोध था कि स्वयं अनुशासित रहकर ही वे भाई को अनुशासन में रख पाएंगे। इस आदर्श तथा गरिमामय स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। देखो, अगर बड़ा भाई है, खुद ही खेल कूद कर रहा है, खुद ही पढ़ाई नहीं कर रहा तो वो छोटे भाई को कैसे जवाब देगा ना, कैसे बोलेगा कि तू भी बैठ के पढ़। इसीलिए उन्होंने अपना व्यवहार ऐसा बना रखा था, वो ऐसे ही काम करते थे ताकि छोटा भाई उनसे प्रेरणा ले और उनकी तरह ही बने बने यानी पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों। उत्तर है बड़े भाई साहब छोटे भाई को दिन रात पढ़ने तथा खेल कूद में समय ना गंवाने की सलाह देते थे। वे समझते थे कि पढ़ाई का क्या महत्व है और आने वाली पढ़ाई और भी कठिन होने वाली है। वे बड़ा होने के नाते होने के कारण उन्हें राह पर चलाना वे अपना कर्तव्य समझते थे। मतलब वो बीच-बीच में उनको हिदायत देते रहते थे कि तुम पढ़ो, अपना समय खेलने-कूदने में मत गवाओ। क्योंकि उन्हें पता था कि जो आगे आने वाली पढ़ाई है, जब उन्हें इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी, तो ये सारी पढ़ाई कितनी टफ होने वाली है। तो जब तक वो अपने व्यवहार में पढ़ने को नहीं डालेंगे, तो आगे चलकर उनको पढ़ाई कठिन और ज़्यादा कठिन लगने लगेगी। ठीक है? तो वो अपना कर्तव्य समझते थे कि वो छोटे भाई को ऐसी सलाह देते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 है। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? अब जब एक बार बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई फर्स्ट आ गया, तो बड़े भाई का व्यवहार ऑलरेडी नरम हो गया कि उन्हें ऐसा खुद ही फ़ील होने लग गया कि अब मैं इसको किस मुँह से बोलूँ कि तू पढ़ता क्यों नहीं है, तू पढ़। क्योंकि वो तो इतना पढ़ने के बाद भी फेल हो गए थे। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि छोटे भाई ने उसका क्या फ़ायदा उठाया? तो छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नर्म व्यवहार का अनुचित यानी गलत फ़ायदा उठाया, जिससे उसकी स्वतंत्रता बढ़ गई। मतलब ये अब और भी ज़्यादा खेलने-कूदने लग गए बिना किसी डर के, क्योंकि इन्होंने तो माइंड में ऐसा सोच लिया था कि अगर भैया ने मुझे सामने से टोका या बोला कि तुम इतना क्यों खेल रहे हो, इतना क्यों उछल-कूद मचाते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो? तो मैं तो बोल दूँगा कि तुमने पढ़ लिख के कौन-सा तीर मार लिया। ठीक है?
और उसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। उसके मन में यह भावना उत्पन्न हो गई कि वह पढ़े या ना पढ़े, परीक्षा में पास अवश्य अवश्य हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसने अपना सारा समय पतंगबाजी को ही बर्बाद कर दिया, पतंगबाजी में बर्बाद कर दिया, है ना? अपना सारा टाइम पतंगबाजी में ही बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है कि अगर बड़े भाई नहीं डांटते फटकारते तो क्या छोटा भाई अव्वल आ जाता? इसका आंसर है, मेरे विचार में यह सच है कि अगर बड़े भाई की डांट फटकार छोटे भाई को ना मिलती तो वह कक्षा में कभी भी अव्वल नहीं आता। यद्यपि उसने बड़े भाई की नसीहत तथा लताड़ को कभी कोई सीख ग्रहण नहीं की, परंतु उस पर अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता था, गहरा प्रभाव पड़ता था। क्योंकि छोटा भाई तो खेल प्रवृत्ति का था, यानी उसके नेचर में खेलना कूदना पसंद था उसको, छोटे भाई को यानी प्रेमचंद जी को। बड़े भाई की डांट फटकार की ही भूमिका ने उसे कक्षा में प्रथम आने में सहायता की तथा उनकी चंचलता पर नियंत्रण रखा। मेरे विचार से बड़े भाई की डांट फटकार के कारण ही छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता था, अर्थात बड़े भाई की डांट फटकार उसके लिए वरदान सिद्ध हुई। देखो ऐसा होता है, जो हमारे पेरेंट्स भी हमें कितना टोकते हैं ना कि पढ़ लो, टाइम वेस्ट मत करो, अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ते क्यों नहीं हो? हमें ऐसा लगता है कि अरे एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, हम उसको इग्नोर करते हैं। और अगर वो पूरा दिन बोल रहे हैं, तो अगर हम 1 घंटा, डेढ़ घंटा भी बैठे उनकी बात सुन के, तो वो जो हमने पढ़ा ना 1 डेढ़ घंटे में, वो हमारे रिजल्ट में दिखता है। अगर यही हमारे पेरेंट्स बिल्कुल बोलना छोड़ दें कि पढ़ो ही मत, तो जो तुम 1 डेढ़ घंटा भी बैठ रहे हो, वो भी नहीं बैठोगे। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रूप से फ़र्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। वैसे ही प्रेमचंद जी को लग रहा था कि बड़े भाई साहब का बोलना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से उन पर गहरा प्रभाव डालते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया? क्या आप भी उनके विचार से सहमत हैं? अब देखो एक जगह पर आता है ना चैप्टर में, जहाँ पे लेखक ऐसे चिढ़ जाते हैं कि ये कैसी पढ़ाई है, हम कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो उसके बारे में बताना है कि क्या-क्या बताया है। उत्तर देखो, मैं अपने बड़े भाई साहब पाठ के अंतर्गत लेखक द्वारा शिक्षा पर किए गए व्यंग से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा से बच्चों की मौलिकता नष्ट हो जाती है। देखो व्यंग मतलब होता है सार्कास्टिक वे में कुछ भी बोलना, कि मतलब ये चीज़ें गलत है, उस पे सार्कास्टिक वे में आपने कुछ भी बोला, उसको हम व्यंग कहते हैं, ठीक है? अब ऐसी शिक्षा प्रणाली से होता क्या है, बच्चे की मौलिकता नष्ट हो जाती है, मतलब नेचुरली वो जो चीज़ें कर सकता है या जो चीज़ें करने में उसकी क्षमता है, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसका दिमाग कहाँ चल रहा है? उसका दिमाग तो एक ही जगह चल रहा है कि किताबें उठाओ, रट्टा लगाओ और उसी को वापस लिख दो। तो पढ़ाई सिर्फ़ यही है। तो जो एक बच्चे का जो नेचुरल बिहेवियर है कि वो क्या चीज़ सीख सकता है, क्या चीज़ कर सकता है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। उसका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता। शिक्षा प्रणाली में बच्चों की व्यावहारिक शिक्षा को पूरी तरह नज़रअंदाज किया जाता है, यानी प्रैक्टिकल जो एजुकेशन हमें मिलनी चाहिए, वो पूरी तरीके से नज़रअंदाज की कर दी जाती है हमारी एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। यह बच्चों के ज्ञान कौशल को बढ़ाने की बजाय उसे रट रट्टू टो तोता रट्टू तोता बनाने पर ज़ोर देता है, जो बिल्कुल अनुचित है, कि बस तुम रट लो और उसको वैसा का वैसा लिख दो। तो शिक्षा क्या कर रही है? ऐसा कर रही है कि बच्चों को क्या बना रही है? रट्टू तोता बना रही है, जबकि उनका जो स्वाभाविक विकास है उसको नहीं होने देती और व्यावहारिक शिक्षा को नज़रअंदाज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? उत्तर है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव रूपी ज्ञान से आती है। अनुभव यानी किसने कितना जीवन देखा है, जीवन के उतार-चढ़ाव देखे हैं, उन चीज़ों से जीवन जीने की समझ आती है, जो कि जीवन जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार पुस्तकीय ज्ञान से हर कक्षा पास करके अगली कक्षा में प्रवेश मिलता है, लेकिन यह पुस्तकीय ज्ञान अनुभव में उतारे बिना अधूरा है। सिर्फ किताबें पढ़ लेने से हम इतने अनुभवी या इतने ज्ञानी नहीं हो जाते, जब तक हम दुनिया ना देखें, दुनिया बाहर ना निकले, लोगों से ना मिले, बातचीत ना करें। दुनिया में क्या चल रहा है, हमें ये इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। लोगों से कैसे डील करना है, ये चीज़ अगर हमें नहीं आती, तो सिर्फ किताबों से भी कुछ नहीं होता।
दुनिया को देखने, परखने तथा बुजुर्गों के जीवन से हमें अनुभव रूपी ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि यह ज्ञान हर विपरीत परिस्थिति में भी समस्या का समाधान करने में सहायक होता है। इसलिए उनके अनुसार अनुभव पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे जीवन को परखा और संवारा जाता है तथा जीवन को समझने की समझ आती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा भाव क्यों उत्पन्न हुई? छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हुई क्योंकि वो खेल कूद में समय बर्बाद ना कर पढ़ने की सलाह देते थे, अभिमान ना करने की सलाह देते थे, अपनी बात मानने की सलाह देते थे, जीवन में पढ़ाई के महत्व को बताते रहते थे। तो छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए रिस्पेक्ट आई, क्यों? क्योंकि वो उन्हें अच्छी-अच्छी बातें सिखाते थे, जिन बातों को सुनकर वो अपने व्यवहार में लाते थे और उनका जो रिजल्ट है वो भी थोड़ा अच्छा हो गया और वो एक बेहतर इंसान भी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। मतलब उनका स्वभाव कैसा था बड़े भाई का? तो देखो, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है, बड़ा भाई बड़ा ही परिश्रमी था, यानी बहुत मेहनत करते थे। वह दिन रात पढ़ाई में ही जुटा रहता, इसलिए खेल कूद, क्रिकेट मैच आदि में उनकी कोई रुचि नहीं थी। नेक्स्ट है, वह बार-बार फेल होने के बावजूद पढ़ाई में लीन रहते थे। इसका क्या मतलब हुआ? वो कभी हार नहीं मानते थे। भले वो फेल हो गए, कोई बात नहीं, फेल हुए तो दोबारा उन्होंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं सोचा कि अरे छोड़ देता हूँ ये पढ़ाई तो मेरे काम की नहीं है, मुझसे होती नहीं है, मैं क्यों करूँ? मैं क्यों अपना समय व्यर्थ करूँ? तो वो बार-बार फेल होने के बाद भी पढ़ाई में लीन रहते थे। थर्ड पॉइंट क्या है? बड़ा भाई उपदेश की कला में बहुत माहिर है, इसलिए वह अपने छोटे भाई को उपदेश ही देता रहता है, क्योंकि वह अपने छोटे भाई को एक नेक इंसान बनाना चाहता है। ठीक है? इन सब के बीच में वो अपने छोटे भाई का भी ध्यान रखते थे कि उनका छोटा भाई क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किन खेलों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते थे और बार-बार उनको नसीहत भी देते थे कि ताकि छोटा भाई जो है वो एक नेक इंसान बन सके। ठीक है? नेक्स्ट है, वह अनुशासन प्रिय है, सिद्धांत प्रिय है, आत्मनियंत्रण करना जानते हैं। ठीक है? आत्मनियंत्रण चाहे तो वो भी बाहर जाके खेल सकते हैं ना, उन्हें कौन ही रोकने वाला है, कौन ही टोकने वाला है, वो तो हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन सेल्फ कंट्रोल है उनके में, क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहे हैं और अपना सारा टाइम जो है वो पढ़ाई में दे रहे हैं। वह आदर्शवादी बनकर छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, बड़ा भाई अपने छोटे भाई से 5 साल बड़ा है, इसलिए वह अपने अनुभव रूपी ज्ञान को छोटे भाई को भी देता है। मतलब वो बताते हैं कि देखो, मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ, मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो मैं समझता हूँ कि अनुभव होना ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई से। ठीक है? जब छोटे भाई को घमंड होने लगता है ना कि मैं तो धड़ाधड़ पास होते जा रहा हूँ और बड़े भाई तो फेल होते जा रहे हैं, तब वो उनको ये चीज़ बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बड़े भाई साहब ने ज़िंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है, बड़े भाई साहब ने ज़िंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से ज़िंदगी के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनका मत था कि किताबी ज्ञान तो रट्टा मारने का नाम है। उनमें ऐसी-ऐसी बातें हैं जिनका जीवन से कुछ लेना-देना नहीं है। इससे बुद्धि का विकास और जीवन की सही समझ विकसित नहीं हो पाती। इसके विपरीत अनुभव से जीवन की सही समझ विकसित होती है। इसी अनुभव से जीवन के सुख-दुख से सरलता से पार किया जा सकता है। घर का खर्च चलाना, घर के प्रबंध करने हो या बीमारी का संकट हो, वही उम्र और अनुभव ही इसमें व्यक्ति की मदद करते हैं। तो मतलब इनके अनुसार जो किताबों में आधे से ज़्यादा बातें सिखाई जा रही है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो जीवन में शायद कभी काम भी नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी हम वो पढ़ रहे हैं, उन्हें रट्टा लगा रहे हैं और उन्हें एग्ज़ाम में लिख रहे हैं। जबकि जो जीवन जीना है, जीते समय जो परेशानी आएगी, क्या-क्या खर्च चलाना घर का, है ना? पैसे का मैनेजमेंट रखना कि अगर आप 25,000 30,000 घर में ला रहे हैं, तो उसमें से घर भी चल जाए, सेविंग्स भी हो जाए, डॉक्टर के खर्चे भी निकल जाए। तो ये सारी जो कला है, ये किताबों में नहीं सिखाई जाती, है ना? ये अनुभव के साथ ही आता है। बीमारी, अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए, तो उसको कैसे डील करना है, ये सारी जो बातें हैं, वो किताबों से नहीं मिलती, वो कैसे मिलती है? अनुभव से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बताइए पाठ के किस अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है। उत्तर है इसका, छोटे भाई का मानना है कि बड़े भाई को उसे डांटने डपटने का पूरा अधिकार है। छोटा भाई ऐसा मान रहा है, यानी प्रेमचंद जी ऐसा मान रहे हैं कि बड़े भाई है तो उनका अधिकार है, मुझे डांट सकते हैं, डपट सकते हैं, क्योंकि वे उससे बड़े हैं। छोटे भाई की शालीनता व सभ्यता इसी में थी कि वह उनके आदेश को कानून की तरह माने, अर्थात पूरी सावधानी और सतर्कता से उनकी बात का पालन करे। ठीक है? तो वो समझते थे कि बड़े भाई हैं, अगर वो मुझे डाँट रहे हैं, डपट रहे हैं तो मुझे उनकी बात सुननी है, मुझे उनकी बात माननी है। हालाँकि वो सारी बातें नहीं मानते थे, क्योंकि खेल-कूद उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो हर चीज़ बिल्कुल फ़ॉलो नहीं कर पाते थे और इच्छा होने पर भी वे कभी बड़े भाई को पलटकर जवाब नहीं देते। इससे साफ पता चलता है कि छोटे भाई छोटे भाई बड़े भाई का बहुत आदर करते हैं। ठीक है? ऐसा होता है ना, जब छोटे भाई के मन में भी आता है कि मैं अगर भैया ने अब मुझे टोका तो मैं पलट के जवाब दे दूंगा कि आपने इतना पढ़ के कौन सा तीर मार लिया है ना। लेकिन इतना होने के बाद भी वो कभी उनको पलट के जवाब नहीं देते, तो इससे पता लगता है कि उनके मन में अपने बड़े भाई के लिए कितना आदर और सम्मान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। उत्तर है, भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि मुझे जीवन का तुमसे अधिक अनुभव है। समझ किताबी ज्ञान से नहीं आती, अपितु दुनिया के अनुभव से आती है। जिस प्रकार अम्मा व दादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उन्हें संसार का अनुभव हमसे अधिक है। बड़े भाई ने कहा कि यदि मैं आज अस्वस्थ हो जाऊं, तो तुम भली प्रकार मेरी देखरेख नहीं कर सकते। यदि दादा हो तो वे स्थिति को संभाल लेंगे। मतलब ये अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं कि जो अ, किताबी ज्ञानों से ज़्यादा है जीवन का अनुभव, ज़िंदगी का अच्छा अनुभव। फिर वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जैसे अम्मा और दादी हैं, वो पढ़े लिखे तो नहीं है, अम्मा और दादा जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उन्हें संसार का अनुभव हमसे ज़्यादा है। तो अगर बड़े भाई बोलते हैं, अगर मैं आज बीमार हो जाऊँ तो तुम मेरा ठीक प्रकार से देख-रेख भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कैसे ख़्याल रखना होता है। लेकिन अगर दादा हो तो वो स्थिति को सँभाल लेंगे, मतलब उन्हें पता है कि क्या करना है। तुम अपने हेडमास्टर को देखो, उनके पास अनेक डिग्रियाँ हैं, उनके घर का इंतज़ाम उनकी बूढ़ी माँ करती है ना? डिग्रियाँ भले हेडमास्टर पे है, वो बाहर जाके पढ़ा रहे हैं, लेकिन घर का सारा इंतज़ाम कौन कर रही है? बूढ़ी माँ, जो कि पढ़ी-लिखी भी नहीं है। इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव था। नेक्स्ट देखो, भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है कि भाई साहब के अंदर कैसे एक छोटा बच्चा है अभी भी। तो भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि मैं तुमको पतंग उड़ाने को मना नहीं करता। सच तो यह है कि पतंग उड़ाने की इच्छा मेरी भी होती है। ये लाइन जब हमने चैप्टर एंड करने लगे थे, तब हमने पढ़ा था ये। बड़े भाई कहते हैं ऐसा, ठीक है? अब देखो, बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं। एक दिन बड़े भाई साहब के ऊपर से पतंग गुजरी। भाई साहब ने अपनी लंबाई का लाभ उठाया। वे उछलकर पतंग की डोर पकड़कर हॉस्टल की ओर दौड़कर आ रहे थे। छोटा भाई भी उनके पीछे-पीछे दौड़ रहा था। इन सभी बातों से यह सिद्ध होता है कि बड़े भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है जो अनुकूल वातावरण पाकर उभर जाता है। मतलब बड़े भाई, क्योंकि वो बड़े भाई हैं, उनको इस बात इस बात का एहसास है कि अगर मैं गलत करूँगा, तो मैं अपने छोटे भाई को क्या सीख दूँगा? वो भी गलत करेगा साथ-साथ। तो इसलिए अपनी वो जो भावनाएँ हैं, पतंग उड़ाना, खेलना-कूदना, उनको दबा देते हैं, ताकि वो अपने छोटे भाई के लिए एक उदाहरण सिद्ध कर सकें कि देखो, हर टाइम पढ़ते रहोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन एक बार क्या होता है, जब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और बड़े भाई साहब के सर के ऊपर से पतंग गुजरता है। कनकौवा यानी पतंग। तो वो हाइट में लंबे हैं, तो वो उचक के उसको पकड़ लेते हैं और हॉस्टल की तरफ भागने लगते हैं। तो ये एक ऐसा सीन दिखाया गया जहाँ से पता लगता है कि बड़े भाई साहब के अंदर भी बच्चा है, लेकिन वो उनको दबा कर रखते हैं और जब भी अनुकूल वातावरण या ऐसी कोई परिस्थिति होती है, तो वो उनका बचपन बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। देखो, पूरे ही चैप्टर में पता लगता है वो कि भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं, क्योंकि अगर वो भला नहीं चाहता, तो उन्हें क्या ही पड़ी है, छोटा भाई पढ़े ना पढ़े।
वो क्यों बोलेंगे उनको, है ना? वो तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे कि मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाए, ये तो हो ही जाएगा पास, बिना पढ़े भी हो जाता है ये पास, है ना? लेकिन उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी से वो पीछे नहीं हटे। वो बार-बार, हर बार जब भी देखते छोटे भाई को कि वो समय व्यर्थ कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वो हमेशा उसको टोकते और बोलते, समझाते रहते। जब वो 2 बार लगातार पास भी हो गए, तब भी उन्होंने समझाया कि तुम घमंड मत करो, घमंड तो अच्छों-अच्छों का नहीं रहता। तो इन सारी बातों से ये पता लगता है कि बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई का भला ही चाहते हैं। उत्तर देखो इसका, बड़े भाई साहब द्वारा छोटे भाई को यह समझाना कि किताबी ज्ञान होना एक बात है और जीवन का अनुभव दूसरी बात। तुम पढ़ाई में परीक्षा पास करके मेरे पास आ गए हो, लेकिन यह याद रखो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम मुझसे छोटे हो। मैं तुम्हें गलत रास्ते पर रखने के लिए थप्पड़ का डर दिखा सकता हूँ। गलत रास्ते से बचाने के लिए थप्पड़ का डर दिखा सकता हूँ या थप्पड़ मार भी सकता हूँ, अर्थात तुम्हें डाँटने का हक है मुझे। मतलब वो बताते हैं कि भले तुम क्लास पास करके मेरी क्लास तक आ गए हो, लेकिन फिर भी रहूँगा मैं तुमसे बड़ा ही, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और बड़ा ही रहूँगा। तो अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो या तुम कभी गलत रास्ते पे जा रहे हो तो मैं तुम्हें थप्पड़ का डर भी दिखा सकता हूँ और थप्पड़ भी मार सकता हूँ, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आशय स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ बुद्धि का विकास है। इस पंक्ति का आशय है कि इम्तिहान में पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इम्तिहान तो रट कर भी पास किया जा सकता है। केवल इम्तिहान पास करने से जीवन का अनुभव प्राप्त नहीं होता और बिना अनुभव के बुद्धि का विकास नहीं होता। बिना अनुभव के बुद्धि का विकास नहीं होता। वास्तविक ज्ञान तो बुद्धि का विकास है ना? वास्तविक ज्ञान, जिसकी बुद्धि का विकास हो गया है, वो किसी भी परिस्थिति में कहीं पे भी हो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, जिससे व्यक्ति जीवन को सार्थक बना सकता है, मतलब जीवन को मीनिंगफुल बना सकता है। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता, मैं फटकार घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार ना कर सकता था। इसको एक्सप्लेन करना है कि इस लाइन का अर्थ क्या हुआ। देखो ये कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं प्रेमचंद जी, कि जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह माया में फंसा रहता है ना, उसे पता है कि एक ना एक दिन मर ही जाना है ना, फिर भी वो मोह माया में फंसा रहता है। कितनी चीजें, गाड़ियां इकट्ठा कर रहा है, घर बना रहा है, कैसी कैसी अजीब अजीब सी टेंशन लेना है जो लाइफ में जरूरी भी नहीं है ना, जबकि ये सब मोह माया है। तो इंसान जैसे मोह माया में जकड़ा रहता है, वैसे ही जो प्रेमचंद है वो फटकार और गुड़कियां खा के, मतलब इतनी डांट सुन के, इतनी जिल्लत खाने के बाद भी जो है खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता था, मतलब खेल कूद की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाता था। उनको खेल कूद इतना प्यारा था। इसका उत्तर देखो, लेखक खेल कूद, सैर सपाटे और मटर गश्ती का बड़ा प्रेमी था। उनका बड़ा भाई इन सब बातों के लिए उन्हें खूब डांटता डपटता था, उसे घुड़कियां देता था, तिरस्कार करता था, परंतु फिर भी वह खेल कूद को नहीं छोड़ सकता था। वह खेलों पर जान छिड़कता था। जिस प्रकार विविध संकटों में फंसकर भी मनुष्य मोह माया में बंधा रहता है, उसी प्रकार लेखक डांट फटकार सहकर भी खेल कूद के आकर्षण से बंधा रहता था। मतलब भले उनको कितनी ही डांट लगती हो, है ना, कितना ही उनका इंसल्ट होता हो, लेकिन वो कभी भी खेल कूद को छोड़ ही नहीं पाए। बस यही आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? इसका अर्थ है कि अगर बुनियाद ही आपकी मजबूत नहीं है, तो उसके ऊपर मकान जो है वो कैसे मजबूत बनेगा? ठीक है? इस पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार मकान को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए उसकी नींव को गहरा और ठोस बनाया जाता है, उसी प्रकार से जीवन की नींव को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा रूपी भवन की नींव भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन रूपी मकान पायदार नहीं बन सकता। देखो, कोई भी घर बना रहे हो और अगर उसकी जो नींव है, अगर नींव ही कमज़ोर है, तो आपका जो घर है, उसके ऊपर जो घर बनेगा, वो घर अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए जो उसकी नींव है, वो कैसे एकदम डीप और गहरी होती है।
मजबूत बिल्कुल, ताकि उसके ऊपर जो आप घर बनाओगे वो एकदम बढ़िया घर बन के आए। ऐसे ही जो बेसिक जो शिक्षा है, जो आपकी जो बेसिक शिक्षा है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो आप आगे उसकी पढ़ाई करो, कभी-कभी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? तो शिक्षा रूपी जो भवन की जो नींव है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन रूपी जो मकान है वो पायदार नहीं बन सकता। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्करण ग्रहण करने जा रही हो। देखो कितनी टफ हिंदी लिखी हुई है। अब इसका आपको अर्थ समझाना है। देखो इसमें आत्मा आ गया, स्वर्ग आ गया। स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन यानी उदास मन, विरक्त होना यानी किसी से दूर होने का जो दुख होता है, तो दुखी मन से नए संस्करण ग्रहण करने जा रही हो। इसका अर्थ बताना है आपको। अर्थ देखो, लेखक पतंग लूटने के लिए आकाश की तरफ देखता हुआ दौड़े जा रहा था। उसकी आंखें आकाश में उड़ने वाले पतंग रूपी यात्री की ओर थी। मतलब पतंग को क्या बोल दिया गया? यात्री बोल दिया गया। अर्थात उसे पतंग आकाश में उड़ने वाली दिव्य आत्मा, पतंग कैसी लग रही है? दिव्य आत्मा जैसी मनोरम प्रतीत हो रही थी। वह आत्मा मानो मंद गति से झूमती हुई नीचे की ओर आ रही थी। आशय यह है कि कटी हुई पतंग धीरे धीरे धरती की ओर गिर रही थी। लेखक को कटी पतंग इतनी अच्छी लग रही थी मानो वह कोई आत्मा हो जो स्वर्ग से मिलकर आई हो और बड़े भारी मन से किसी दूसरे के हाथों में आने के लिए धरती पर उतर रही हो। समझ आया? मतलब एक तरीके से पतंग का मानवीकरण कर दिया गया कि पतंग क्या है? अब यहाँ पर मानव है जो कि यात्रा करके आ रहा है। कहाँ से? ऊपर आसमान से। दिव्य आत्मा है जो स्वर्ग गया था और स्वर्ग से मिलकर अब नीचे आ रहा है और बड़े दुखी मन से किसी और के हाथों में जाने के लिए धरती पर आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है बार बार एजुकेशन सिस्टम पे। बड़े भाई साहब कहानी का बड़ा भाई शिक्षा को रटंत ज्ञान और बेसिर पैर की बातें मानता है, जिसका व्यवहारिक जीवन यानी हमारी जो डेली लाइफ है उसमें कोई अर्थ नहीं है। इस संदर्भ में आपके विचार क्या है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये है, बड़े भाई साहब कहानी के आधार पर लेखक लेखक ने संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के किस पहलुओं पर व्यंग व्यंग किया है आपके विचारों में? इसका क्या समाधान हो सकता है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। जब इसका समाधान पूछा जाए तो समाधान भी बताओगे। मान लो ये 2 नंबर का होगा, ये 1 नंबर का होगा। इज इक्वल टू 3 मार्क। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन पूछे जाए क्वेश्चन में उन सबका जवाब देना है। अब देखो इन दोनों का मिला जुला जवाब मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है, थोड़ा सा लंबा है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बड़े भाई साहब में बड़ा भाई शिक्षा को रटंत ज्ञान और बेसिर पैर की बातें मानता है, जिसका व्यवहारिक जीवन में कोई अर्थ नहीं है। इस संदर्भ में मेरे अनुसार यह विचार काफी हद तक ठीक है। आज की भी एजुकेशन सिस्टम देखोगे अगर, तो बहुत हद तक चीजें ऐसी पढ़ाई जा रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। कई बार पुस्तकीय ज्ञान लेने वाला व्यक्ति व्यवहारिक ज्ञान से अनजान रहता है। जीवन की समझ, अनुभव एवं व्यवहार से आती है, ना कि किताबों के ज्ञान से। लेखक ने बड़े भाई के द्वारा ऐसे अनेक उदाहरण दिलवाए हैं जो पुस्तकीय ज्ञान के अभाव में भी जीवन को सफलतापूर्वक जी पाए। केवल अंग्रेजी पढ़ने से, इतिहास जानने से, बड़े-बड़े निबंध लिखने से आप समस्या का समाधान नहीं कर पाते। उसके लिए जीवन का अनुभव और तार्किक बुद्धि यानी लॉजिकल रीजनिंग बोल सकते हैं ना, कि कोई काम आप लॉजिक से निकालो। क्योंकि इतिहास में आपने फैक्ट याद कर लिए या इंग्लिश पढ़ ली आपने, तो ये चीज़ें आपको जीवन की हर समस्या को सॉल्व करने के लिए इनफ नहीं है। या हिंदी का बड़ा-बड़ा आप निबंध लिखना जानते हो तो क्या सारी परेशानियों को हल कर लोगे? नहीं। उसके लिए आपको लॉजिकल आपके पास दिमाग होना चाहिए। तो तार्किक बुद्धि व निर्णय लेने की क्षमता ही समाधान प्रस्तुत करती है कि आप निर्णय लेने में सक्षम हो कि मुझे क्या करना है। अगर आप किसी संकट में फँस जाओ, तो निर्णय ले पाओ कि मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना है। ठीक है? नेक्स्ट है देखो, शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें छात्र अपनी रुचि के अनुसार तथा
योग्यता के आधार पर अध्ययन का विषय चुन सके, ताकि उससे वे अपने जीविकोपार्जन के साथ-साथ आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त कर सके। देखो, यहाँ पे ये बोला है कि बच्चों को ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपना विषय अपनी रुचि के अनुसार चुन सके। ज़बरदस्ती जिसको मैथ्स नहीं भी करनी है वो भी मैथ्स कर रहा है, जिसको करनी है वो भी कर रहा है। तो अपनी रुचि के अनुसार अपना जो विषय है वो चुन सके और उसके आधार पर ऐसा अध्ययन करे जिससे वो अपना जीविकोपार्जन यानी कि आगे चलकर धन कमा सके और साथ-साथ आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त कर सके कि मैं वो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। मैं उल-जुलूल सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो ये आपकी हो गई कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आप इसको एक बार, 2 बार देखेंगे, सुनेंगे, उसके बाद इसके आंसर अपने आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हैं। तो ये आपकी थी फुल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है? तब तक आप वीडियोस देखते रहें। हिंदी वीडियोस स्किप मत करना, चाहे आप कहीं से भी देखो लेकिन साथ-साथ देखते रहो ताकि एग्ज़ाम तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है? ऑल द बेस्ट एवरीवन।